राइस में उपस्थित मेरे सारे कलीग्स, कॉलेज फ्रेंड्स और आप सभी साथी, आप यहाँ इकट्ठा हैं 25वीं राज्य महासम्मेलन को राष्ट्रीय 25वीं महासम्मेलन से पहले करने के लिए, जो चंडीगढ़ में होने जा रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल दौर में ये सम्मेलन हो रहे हैं। हमारे अलग अलग राज्य के सम्मेलन और हमारा देश का सम्मेलन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में जो हुकूमत बैठी है, जो सरकार बैठी है, दिल्ली की गद्दी के ऊपर, उसने पिछले 10 वर्षों से इस देश के अंदर 11 वर्ष हो गए, उन्होंने इस देश को बहुत ही मुश्किल हालात में पहुंचाया। एक तरफ हम देख रहे हैं मजदूरों के मसले बढ़ गए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनकी यूनियनों को कमजोर करने के लिए लेबर के उठाए गए, किसानों की जमीन छीनने के लिए उनके ऊपर 3 कानून हो गए, जो लड़के उन्होंने वापस कराए, लेकिन सरकार नए रास्ते से और नए कानून उसी टाइप के ले आई। हमने ये देखा कि शिक्षा के बजट बढ़ने की बजाय कम गए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बजट बढ़ना चाहिए, वो कम हो गया। सरकारी स्कूल ज्यादा खुलने चाहिए, वो बंद होने शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी फैलनी चाहिए, लेकिन विदेशी यूनिवर्सिटी आ रही है, अपनी यूनिवर्सिटी का कत्ल हो रहा है। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है। हमारे पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज को निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, देश को भी बेचने में लगा रखा है। ऐसी स्थितियों में जितनी हमारी सैंक्शन पोस्ट थी इस देश के अंदर, उनकी भर्ती बंद हो गई, नौजवानों को अच्छे रोजगार मिलने बंद हो गए। उसके साथ साथ वो सैंक्शन पोस्ट खत्म हो रही है, उनको रिवाइव नहीं कर रहे। पूरा आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा, कॉन्ट्रैक्टाइजेशन बढ़ाया गया, इसलिए यूथ भी परेशान है, नौजवान परेशान है, तो उसको रोजगार नहीं है। हमारा देश तो नौजवान है, 65% 65% आबादी हमारी 35 साल से नीचे की है, less than 35 years of age। हम यंग इंडिया में हैं, यूथ इंडिया में, लेकिन हमारे यूथ को जॉब्स नहीं है, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए साधन नहीं। इस स्थिति में हम जी रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके भी बजट कम कर दिए, और हमारी जो स्कीम वर्कर्स महिला, उनके लिए आज से 11 वर्ष पहले हम लोगों ने पास करवाया इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, उनको वर्कर का स्टेटस मिलेगा, उनको ईएसआई का कार्ड मिलेगा, वो आज तक इंतजार में है, कुछ नहीं किया सकता। ऐसे ही हमारे मनरेगा वर्कर्स, उनके लिए हम 100 दिन को 200 दिन करने की बात करते रहे, नहीं सुनवाई हुई। वो 220 से लेकर 300 के बीच में पाते का इनकम अगर उनको होता है, तो वो जिंदगी चलाने लायक नहीं है, जिंदा रहने लायक नहीं है। हमने कहा मनरेगा के दिन बढ़ा, उसकी वेतन बढ़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार मनरेगा को खत्म करने का रास्ता, उसके डिस्ट्रिक्ट कवरेज कम कर दिए, उसके काम करने के दिन जो 100 सुनिश्चित है, उसमें से 44 भी नहीं मिलते, 40 भी नहीं मिलते। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने यूपीए 1 के टाइम में जो कॉमन मिनिमम बनवाया था, उसमें हमने मनरेगा दिया। हमारा मानना था कि शहर के गरीब के लिए भी ऐसा कानून होना चाहिए, जिसकी मांग हम लगातार दोहरा रहे हैं।
और सरकार तो मनरेगा भी खत्म करना चाहती है, शहर के गरीब गुरबा के लिए वो कानून नहीं ला रही। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर बने, जो पब्लिक सर्विसेज बने, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी वहां से थोड़ा बेहतर हुआ इस देश के अंदर, कुछ सेक्टर्स हुआ स्वावलंबी हुए हम, लेकिन इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे सेल्फ रिलायंस मॉडल को चकनाचूर किया। उनकी नजर में पूरे कॉर्पोरेट घराने उन्हीं के हवाले सारा पब्लिक सेक्टर करने की उनकी सोच है, उनकी नीति है। और उनमें से भी उनके दो तीन मित्र हैं, उनका सारा ध्यान अपने फ्रेंड्स अडानी और अंबानी को कैसे करना है, उसी में लगा रहता है। इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि पूंजीवादी और टॉक्सिक कंपनियां, लेकिन दो जो क्रोनी है, नजदीकी मित्र है, केवल आप उनके लिए काम करते हैं। तो उस स्थिति में ये सरकार हमको लेके आई। इसलिए आज के दौर में जब हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ कॉन्फ्रेंस में है, चंडीगढ़ में जाएंगे, वहाँ पूरे देश के हालात पे और गहरी चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे और आने वाले दिनों में कैसी रणनीति होगी उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। देखा हमने क्या है, हमने देखा ये है कि हमारे संविधान को नकारा गया है। संविधान की एक करके जो परिवर्तन बिना उसमें बदले हुए भी परिवर्तन है, चेंज है, तो संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की, रद्द करने की उनकी साजिश है। तो केवल मजदूर और किसान पे ही हमला नहीं, विद्यार्थी और नौजवान पे ही हमला नहीं, कर्मचारी पे और ठेका मजदूरों पे ही हमला नहीं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी महिलाओं के ऊपर जबरदस्त हमला है। संविधान को बराबरी की बात करता है। मिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी और उसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिलाओं को फिर से चार दीवारी के अंदर बंद करना चाहते हैं। वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई डेमोक्रेसी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जनवाद उसको खत्म करना चाहते हैं। उसमें सेकुलरिज्म लिखा है, धर्मनिरपेक्षता लिखा है, इनको सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता से कुछ लेना देना नहीं। उसमें जिक्र किया गया हम संप्रभु देश होंगे, लेकिन सॉवरेन नेशन होंगे, लेकिन मोदी की सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम करती है, देश की सॉवरेनिटी पे हमला करती है। उसमें लिखा है कि सोशलिस्ट इंडिया बनाएंगे। सोशलिस्ट इंडिया तो दूर का सपना है, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट थी कि हर समाज के हिस्से को कुछ भला करने के लिए नीतियां लाई जाएंगी, उसको भी ये सरकार खत्म कर रही है। तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट भी ये बर्बाद कर रही है। तो ये देखिए ये हुकूमत, जैसे मैंने कहा, हर सेक्शन के विरुद्ध है, तो हमारी महिलाओं के विरुद्ध भी है। हम ये जानते हैं कि किस तरीके से फिल्मी बातों के अपराधियों को रेमिटेंस दे दिया गया, माफी दे दी गई, कोर्ट में जाने के बाद फिर से उन लोगों को जेल में डाला गया। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली हमारी महिला पहलवानों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई। मिस्टर नरेंद्र मोदी उनके ऊपर जुल्म करने वाले की रक्षा करते रहे, उसको बचाते रहे। हम जानते हैं कि मणिपुर की हालात बिगड़े हुए हैं और वहां हमारी बच्चियों को, महिलाओं को नंगे करके घुमाया गया। इतना ही नहीं, कारगिल के हीरो और देशभक्ति की बात करते हैं, ये हमारा कारगिल का हीरो मणिपुर का घर में छुट्टी में आया था, उसकी मौजूदगी में उसके सामने उसकी पत्नी को नंगा कर दिया गया। तो क्या आप इस देश के अंदर उन लोगों को भी जो फौजों के अंदर बहुत उम्र दिखाते हैं। मणिपुर में आज तक प्रधानमंत्री विजिट नहीं लगा है।
और अमित शाह क्या करने जाते हैं? बताने के लिए जाते हैं या शांत करने के लिए जाते हैं, या अमित शाह लेकर जाते हैं। लेकिन मणिपुर के लोग जानते हैं कि वो काम में चल रही है। तो इस देश की सरकार ने हमारे देश को पूरी अफरा में डाल रखा है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं हमारी बीड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, उनका जो सेक्स इकट्ठा होता था वो बंद हो गया जीएसटी लग गए। हमारे जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स है, उनके जो सेक्स इकट्ठा होकर फंड बनता है उसको फ्रीज कर रखा है। हमारे वर्कर्स को बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। मैं किस सेक्शन की बात करूं? कोई सा भी तो सेक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इस सरकार ने हमला नहीं बोला। और हमारे पब्लिक सेक्टर के पास बहुत जमीन है, हमारे सर्विस सेक्टर के पास बहुत जमीन है, और हमारे किसानों के पास जमीन है। इस जमीन के ऊपर दिल्ली की सरकार की नजर है और इसीलिए वो निजीकरण का रास्ता, प्राइवेटाइजेशन का रास्ता ले रहे हैं और दूसरा किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करके, बेजमीन उनको बना करके उनकी जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं। तो नक्शा बिल्कुल साफ है। ये वो हुकूमत है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इशारे पे चलती है। इस बात पे हम चाहिए कि भागवत ने कहा हम तो सिर्फ सलाह देते हैं, वो माने या नहीं माने उनकी बात है। मिस्टर भागवत, मोहन भागवत जी ये देश अच्छे से जानता है। नरेंद्र मोदी आपकी तारीफ किए, आरएसएस की तारीफ किए। नरेंद्र मोदी 3 घंटा आरएसएस के ऊपर लेक्चर दिए। नरेंद्र मोदी आरएसएस को अपनी माता श्री मानते हैं। इस बात को हम भूलते नहीं। तो कहाँ खड़ी है बीजेपी, कहाँ थी आरएसएस, ये हमें समझना चाहिए। हम कम्युनिस्टों ने खास करके इसको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। हमारी पार्टी को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस 26 सितंबर को। कम्युनिस्ट पार्टी बन रही थी कानपुर के अंदर, और कम्युनिस्ट ग्रुप से जिनको इकट्ठा करके राष्ट्रीय सम्मेलन मान किया गया। तो कम्युनिस्टों से पूछा गया कि तुम पार्टी बना रहे हो, क्या करोगे इस देश में? कम्युनिस्टों ने कहा हम अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ेंगे, इसको भगाएंगे। और क्या करेंगे? हम मजदूर और किसान की आम मेहनत का इंसान की जिंदगी को बेहतर करने की लड़ाई लड़ाएंगे। और क्या करोगे? जब देश आजाद होगा तो हम यहाँ समाजवाद बनाएंगे। हर बच्चा जो पैदा होगा उसका पढ़ाई का हक है, उसको कॉपी किताब मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हाथ खाली हाथ को काम मिलना चाहिए, काम का पूरा काम मिलना चाहिए, काम की जगह पर सुरक्षा मिलनी चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा के अलावा उसके बुढ़ापे का सहारा पेंशन मिलनी चाहिए। हम किसान को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। हमारा खेत मजदूर, हमारा किसान भले किसानों को आमदनी हो, गांव और शहर भले होंगे। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े हम देंगे। कम्युनिस्टों ने ये कहा जब आरएसएस में 1925 में ही बन रही थी, उसके संस्थापक हेडक्वार्टर को पूछा गया तो आप क्या करेंगे? आप भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हमारी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं। तो फिर आपकी सोच क्या है, विचार क्या है, काम क्या है, क्या करेंगे आगे? उन्होंने कहा हमारी सोच नाजीवाद और फासीवाद है। अगर हमारे कांग्रेस सड़कों के ऊपर नारे लगाते हैं कि हिटलर की चाल चलते हैं, मुसोलिनी की चाल चलते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये उनके गुरु ने कहा कि हम नाजीवाद फासीवाद मानते हैं, हिटलर और मुसोलिनी हमारी प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। तो हिटलर और मुसोलिनी से इंस्पिरेशन लेने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ ना लड़ने वाले और नाजीवाद फासीवाद को अपना वजीफा करने वाले, उनसे फिर पूछा गया ये नौजवान तो मरने के लिए तैयार है। प्रताप सिंह सराभाग फांसी पे चढ़ गया 18 साल की उम्र में।
खुदीराम बोस फांसी पे चढ़ा दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, जसपाल, चंद्रशेखर आजाद, मनमोहन गोस, जितेंद्र दास, कितने नाम गिना दिए उन जर्नलिस्टों ने और कहा कि ये सब मरने के लिए तैयार है अपने देश के लिए। तो नरेंद्र मोदी के आरएसएस के संस्थापक जो रविंद्र कुमार ने कहा, ये सब नौजवान भटके हुए हैं, हम इनको सही रास्ते पे लेके आएंगे। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आज जो आप हिंदुस्तान के नौजवानों की बुरी हालत कर रहे हो, ये आपका नया सपना नहीं, ये आपका पुराना सपना है। इसलिए नौजवानी तो कभी आपको भाई ही नहीं। हमारे बहादुर नौजवानों को जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी, उनको इन्होंने भटके हुए नौजवान कहा। उनसे फिर पूछा गया, फिर आपकी लड़ाई किससे है, आप करना क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई, हमारी दुश्मनी क्रिश्चियन से, ईसाई से है, हमारी दुश्मनी मुसलमान से है और हमारी दुश्मनी लाल झंडा से है। 1920 में बन चुका है। हिंदुस्तान की सड़कों पर मजदूर लाल झंडा लेके घूम रहे हैं और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी आए, उसका भी लाल झंडा है। नरेंद्र मोदी के गुरु ने शुरू में ही साफ कर दिया कि उनके दुश्मन कौन है। इसलिए आज के दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार वही कर रही है जो उनकी मां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको सिखाया। तो एक तरफ देश का अर्थतंत्र बिगड़ रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, मजदूर किसान परेशान है, महिला अपने घर में परेशान है, बाहर निकलती है तो परेशान है, और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों के बीच में नफरतों के बीज बो रहे हैं, इस देश की सभ्यता को चुनौती दे रहे हैं। हजारों वर्षों की हमारी मिलजुल करके रहने की जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, उसको तबाह करने में लगे। उनके रास्ते में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बर्दाश्त नहीं करते। जब बाबा साहब अम्बेडकर की पार्लियामेंट के अंदर बेइज्जती करते हुए अमित शाह ने कुछ शब्द कहे, पूरे देश के अंदर लोग के सामने आए। फिर ये बोले, नहीं, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। जनाब, आप कहाँ से छुपा लोगे जो आपकी हरकतें थी? आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर से उतने जला थे जब संविधान इस देश के अंदर पारित किया गया। भूल जाए हम इस बात को, तुम्हारे झूठ को हम अच्छे से पहचानते हैं। इसलिए हम आज के इस दौर के अंदर जब अपने सम्मेलनों में लगे हुए हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन में जाएंगे, ये सारे मुद्दे, ये सारे प्रश्न हमारी जहन में होंगे, हमारी टेबल में होंगे डिस्कशन कि अपने मुल्क को कैसे बचाना है, संविधान को कैसे बचाना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैसे बचाना है, और हर समाज में जो हमले हो रहे हैं उसको रुकवाना है, और देश की एकता को तोड़ने की कोशिश है, उसके साथ टक्कर लेनी है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। ये इलेक्शन तो ये हार गए थे, ये हारा हुआ मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है देश में, याद रखिए। ये जीता हुआ प्रधानमंत्री नहीं बैठा है। 240 सीट आई ना, बहुमत नहीं आया ना बीजेपी को। जिस चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने जेल में फेंका और कहा नरेंद्र मोदी जी ने वहां जाकर के आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू तुझे लगातार जेल में सड़ाएंगे, जब लगा मेरी कुर्सी चली जाएगी, उसी चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ लेके आए। नीतीश बाबू के लिए अमित शाह गए थे बिहार और बोले थे, नीतीश बाबू भूल जाओ, जिंदगी में कभी बीजेपी तुम्हें पास आने देगी। उसी नीतीश बाबू के आगे नाक रगड़ के उसको लेकर के आए। ये सरकार दो बैसाखियों के ऊपर टिकी है। अगर आज नीतीश बाबू और चंद्रबाबू उनके साथ नहीं हो, ये बहुमत में नहीं है, ये गिर जाएगी गवर्नमेंट। इसलिए ये हारी हुई गवर्नमेंट बिल्कुल जैसे जख्मी सांप होता है, उस
तरीके से व्यवहार कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वनडे प्राइम मिनिस्टर गठबंधन में, लेकिन कैकड़ी पहले की 2 टर्म से भी ज्यादा हो गई और बहुत तेजी से अपने कानूनों को, इनकी सोच और समझ है, देश का पूंजीपति और विदेशी पूंजीपति उनकी सेवा में अपनी जिंदगी को लगाना, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी की सेवा भाव है, उसमें ये लगे हुए हैं। इसलिए इस खतरनाक हालात के अंदर हमें अपने अपने राज्य संगठनों में, अपने अपने राज्य में अपने कम्युनिस्ट आंदोलन को कैसे बढ़ाना है, अपने जन संगठनों को कैसे बढ़ाना है, अपने गांव गांव तक अपने रिश्ते कैसे स्थापित करने हैं, अपना फैलाव करते हुए अपने अपने राज्य में कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय स्तर पे कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने के रास्ते की तरफ बढ़ना। इसलिए आप सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप राष्ट्र का जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसके प्रति हामी भरते हुए, सलाह को देते हुए, मुख्य तौर पर कर्नाटक के अंदर पार्टी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके ऊपर आपके डेलीगेट्स चर्चा करेंगे। सभी लोगों को डेलीगेट नहीं है, कुछ आज रैली में आए हैं, रैली के बाद जाएंगे, इसलिए उन सारे सवालों पे मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रही। जो डेलीगेट्स में होगा ये सारी चर्चा होगी, उसमें जो मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सी सांगठनिक चर्चा वहां पर होगी। और आपसे मैं कह रही हूँ कि ये हमें ध्यान रखना है, ये तो 2019 में उठ रही थी सरकार, जा रही थी गवर्नमेंट, जीत नहीं सकती थी, मजदूरों किसानों के बहुत आंदोलन हुए थे, उसका असर था नीचे, और इसीलिए पुलवामा हुआ। हमारे सीआरपीएफ के जवान बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर आरडीएक्स के चलते हुए मारे गए, गाड़ियां उड़ गई विस्फोट के साथ। ये तो समय बताएगा कि पुलवामा होने दिया गया या पुलवामा करवाया गया, वक्त जरूर बताएगा, सच जरूर सामने आएगा। लेकिन एक सच तो सामने आ चुका है कि होने दिया। मैं बोल रही हूँ, इतिहास ये भी बताएगा कि केवल होने दिया या उन्होंने करवाया। ये होने दिया तो इस बात से साफ है, जो वहां के गवर्नर थे सतपाल मलिक, जिनकी पिछले दिनों में मृत्यु हो, सतपाल मलिक तो 10 मिनट के भीतर बोल दिए थे कि हमारी एजेंसियों को मालूम था कुछ बदल होने वाला है, तो ये चूक कैसे हो गई। गवर्नर ने क्यों माना कि अगर फौज के कमांडर मान रहे थे, सीआरपीएफ के जो चीफ थे, हमें हेलीकॉप्टर दे दीजिए, इनको हमें सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ से उठाना है, सड़क से जाना खतरनाक है, लेकिन उनको नहीं दिए सरकार ने। क्यों नहीं दिए? आपको मालूम था कुछ होने वाला है और चुनाव सिर के ऊपर है और आपको पता है नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए आप चाहते थे कि कुछ फौजी मर जाएंगे तो आप लोगों से वोट मांग लेंगे। लोगों की हत्याओं पे राजनीति करने वाले ये लोग इस देश के मालिक नहीं है। अभी साल पहले नरेंद्र मोदी ने वही बात रिपीट की जो हरिद्वार ने कही थी 1925 में। अपने वर्कर्स को एड्रेस करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, लाल झंडे से खबरदार हो जाओ, ये वाम पक्ष और कम्युनिस्ट आंदोलन से खबरदार हो जाओ, इनसे मुकाबला है, मजबूती से इन खतरनाक शक्तियों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपनी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार, ये कुछ भी कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया में भी आता, इसलिए तो हमको तो सीधे ही आके लड़ना है ना, उनको मालूम है लड़ाई किससे। ये तो फालतू की बातें नहीं है कि हम अर्बन नक्सल है, नक्सलियों को खत्म कर देंगे, पूरे के पूरे वाम पक्ष को ये टारगेट किए हुए हैं, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और मध्य प्रदेश में इनके लोगों ने जुलूस निकाला और एक मंत्री ने बयान दे दिया, जो लाल सलाम कहेगा, लाल झंडा उठाएगा, उसको विदेश में रखेंगे। तो हमारे कांग्रेस ने, दूसरी वाम पक्ष की पार्टियों ने
लाल झंडा उठाया, सड़कों पे निकले और बोले नाच बंद करते हैं, हमें कहा करते हैं। इसलिए साथियों, हम बहुत ही संगीन स्थिति के अंदर अपने सम्मेलनों में हैं। इसलिए हमारे सम्मेलन हमारे लिए बहुत सीरियस सेलिब्रेशन का हिस्सा होना चाहिए, जिसकी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कर्नाटका के साथियों से। इसके साथ साथ मुझे आपसे ये भी बताना है, ये कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि ये पब्लिक सेक्टर खत्म करना चाहते हैं, जनता को जो सरकारी सेवाएं वो नहीं देना चाहते हैं, ये बिजली का, पानी का सबका निजीकरण करना चाहते हैं, अस्पताल का, पाठशालाओं का निजीकरण करना चाहते हैं। ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि जब 55-56 में इस देश में डिस्कशन हुआ, बहस हुआ कि आजाद हिंदुस्तान में हमारे प्रकृति साधन, हमारे जल, हमारे जंगल, हमारी जमीन ये हमारी जनता की पूंजी है। ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने ये सोच समझ हमको दिया, इसलिए इसको बना के अपने खनिजों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर उद्योग बना के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके हम अपने देश को अर्थतंत्र पे मजबूत करेंगे। जब ये चर्चा पार्लियामेंट में हुआ तो मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नया नाम भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने डट करके पार्लियामेंट में विरोध किया। उन्होंने कहा इस देश में पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को किसी को भी शिक्षा, इलाज, अस्पताल, स्कूल, नाली, खर्चा कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये सरकार के काम नहीं होते। तो सरकार को क्या करना है? केवल विदेशी करेंसी और पुलिस का डंडा और फौजें और अपना फॉरेन मिनिस्ट्री, इसके अलावा सरकार ने कुछ नहीं करना चाहिए। ये आरएसएस की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, ये उनकी नया नाम भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो क्या हमें कोई वहम हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है कि ये यूं बोलते हैं पब्लिक सेक्टर के खिलाफ, सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ और सार्वजनिक नो, ये अपनी सोच और समझ से बोलते हैं। ये आज तक पब्लिक सेक्टर के हक में नहीं थे, इसलिए सब कुछ बेच डालना चाहते हैं, जिस भी नाम से हम बेच डालना चाहते हैं। ये आज तक इस हक में नहीं थे कि मिडिल रीजन, छोटा किसान, मझला किसान जिंदा रहे, ये हमेशा खेती के कॉर्पोरेटाइजेशन के हक में रहे। इन्होंने तो हमारे देश की सुरक्षा को भी दांव पे लगा दिया, हमारे डिफेंस सेक्टर को भी कॉर्पोरेट बनाने में लगे हुए हैं। इन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, कानून उठा के लिया। डिफेंस सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए, उसको भी इन्होंने निजीकरण के रास्ते में डाला। डाल देंगे जैसे ही कॉर्पोरेट्स को थोड़ा सा स्टेबलाइज करेंगे, कॉर्पोरेट्स बना के उनको भी बेचने में लगाएंगे। आज की डेट में भी इजराइल जो हत्याएं कर रहा है फिलिस्तीनियों की, उसके लिए हिंदुस्तान की डिफेंस से हिंदुस्तान की सरकार इजराइल की गवर्नमेंट को ड्रोन्स दे रही है, जिन ड्रोन से हमला किया जा रहा है। आज की डेट में भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, फिलिस्तीनी मजदूरों को हटाने के लिए, उनकी जगह पे बिठाने के लिए 20,000 के करीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मौत के मुंह में भेजा गया। इस गवर्नमेंट के बारे में कोई गलतफहमी हमको नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो इन्होंने हालात पैदा किए, उसमें मिस्टर ट्रंप बार-बार बोल रहे हैं 25% टैरिफ, फिर कहा 50% टैरिफ, फिर कहा 15% और बढ़ाऊंगा। लोग सोचेंगे कि क्या ट्रंप थोड़ा सिरसिरा है क्या? आज ये ध्यान देता है, कल वो ध्यान देता है, परसों वो ध्यान देता है। नहीं ध्यान, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी तो यही करते हैं। ये कोई बिना सोचे हुए काम नहीं है। ये पूरी दुनिया में पूंजीवाद का संकट है। उस पूंजीवाद के संकट से तड़प रहे इनको कैसे बाहर निकलना है सबको, और उसके लिए सब एक साथ है। और जब जब पूंजीवाद का संकट होता है, तब तब दुनिया के ऊपर युद्ध होता है, बाढ़ होती है। हथियारों की जो उद्योग है, सबसे ज्यादा पैसा कमा के देने वाली वो उद्योग है, और अमेरिका की पूरी इकोनॉमी अर्थनीति हथियारों की होड़ के ऊपर, उसको बेचने पे, बनाने पे, उसका व्यापार करने के ऊपर है। हमें भूलना नहीं चाहिए
बहुत दुनिया में आर्थिक संकट आया था तो पहला युद्ध हुआ था और तभी लेनिन ने कहा था मजदूरों को कि उठ खड़े हो, हमें इन लोगों से क्या मिलना है। और वो क्रांति के रास्ते पे निकले। उन्होंने फौज के अंदर किसानों के बेटों को कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा मर के, तुम तो किसान के बच्चे हो, फौज की वर्दी में अपने घुमा रहे हो। मजदूर के साथ किसान खड़ा हो जाए, इस देश की तकदीर हम बदलेंगे। और लेनिन ने वो करके दिखाया। सारा आवाम एक साथ हुआ। सबसे पहले महिलाएं मैदान में निकली थी, फिर मजदूर मैदान में आया था, फिर किसान साथ जुड़े थे और उसके बाद उसी पहले विश्व युद्ध के दौरान क्रांति का बीज बोया गया और सोवियत संघ में जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं वो भी। लोग बोलते थे ये कभी संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स ने और एंजल्स ने जो कह दिया कि ऐसी दुनिया बन सकती है कि हर एक की जरूरतें पूरी हो, ये तो सपना है, पूरा नहीं हो सकता। तो जब लेनिन ने कहा ये सपना नहीं है, ये पूरा हो सकता है, तो लोगों ने कहा कि लेनिन तो पागल है। लेकिन लेनिन ने उस पहले विश्व युद्ध में वहां क्रांति करके मानव सभ्यता के इतिहास में नया बीज बोया और केवल कहा नहीं था, लागू करके दिखाया। 5 साल तक सोवियत यूनियन को गृह युद्ध को निपटना पड़ा क्योंकि जो दुश्मन के समाजवादी व्यवस्था नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वही बात देश हुई क्रांति को कुचल दिया जाए, नहीं कुचल पाए। और क्या करके दिखाया लेनिन के देश में, हर एक को मुफ्त और आवश्यक शिक्षा। और उस स्कूल के अंदर अफसर से लेके मंत्री से लेके चपरासी से लेके सफाई कर्मी से लेके सबका बच्चा एक सी पाठशाला में पढ़ेगा करके दिखाया। उन्होंने करके दिखाया कि अस्पताल सबके लिए है। वो सरकार में बैठे हो जहाँ हमारे सफाई कर्मी हो, सबकी अस्पताल से ट्रीटमेंट लेंगे। तो जब सबको कहीं पढ़ना है, सबको कहीं ट्रीटमेंट मिलनी है, तो उसके बेहतर इंतजाम तो होंगे ना। वो सब करके दिखाया उन्होंने। कोई घर नहीं रहेगा, वो छत जुटाए और महिला जो काम करना चाहती है छत और उसके बच्चों के लिए बाल केंद्र बनाए। बुजुर्गों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, सोवियत संघ ने वो करके दिखाया जिसको लोग सपना समझते थे, करके नहीं दिखाया। उससे भी आगे बढ़े। जब हिटलर ने मुसोलिनी ने पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया, पूरे भारत को गुलाम बनाता हुआ हिटलर सोवियत संघ के अंदर अपनी फौजें घुसाया। आप सोच सकते हैं स्टालिनग्राड के अंदर 250 साल तक हिटलर की फौजों के साथ लड़ाई करते हुए लाल फौजों ने और वहां के आवाम ने आखिरकार 2.5 साल के बाद उनको पीछे धकेलना शुरू किया और उसके बाद अल्टीमेटली पूरे जगत के देशों को आजाद कराते हुए, स्वतंत्र कराते हुए हिटलर की जो पार्लियामेंट थी जिसको राइक्सटाग कहते थे, वहां तक लाल फौजें पहुंची। और हिटलर को जब पता लगा शहर में घुस गए लाल फौजें, तो हिटलर ने आत्महत्या की। उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था उसने आत्महत्या की। गोयबल्स जो कहता था वही मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी टीम करते हैं। गोयबल्स का कहना था कि झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच लगने लगे। हमारे देश के अंदर इन मंत्रियों के द्वारा यही किया जा रहा है। इसी के साथ साथ उनको हटाने के बाद सारे यूरोप के देशों को आजाद कराते हुए फौजें वहां पहुंची थी। लेकिन जब एशिया की धरती पे भी युद्ध खत्म होने को था, अमेरिका ने वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिराए। पहले धमाके में 80,000 लोग मरे। 6 अगस्त को 9 अगस्त के बाद में पहले धमाके में 1 लाख लोग मरे और फिर महीनों तक लोग मरते ही रहे। अमेरिका ने वो एटम बम गिराए। वैज्ञानिकों ने समझाया था इसको समुद्र में टेस्ट करो, उसको रेगिस्तान में करो। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा नहीं, मुझे दुनिया को दिखाना है
अंग्रेजों का झंडा नीचे जा रहा है, ब्रिटानिया राज समाप्त हो रहा है। अब दुनिया में बहुत दुनिया को अपने डिक्टेशन देके पर होगा, ये बताना है मुझे दुनिया को। इसलिए आज जिस अमेरिका को आप देख रहे हो, वो लोगों के खून से लटपट जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, वहां से निकला है, पूरी दुनिया को धौंस दिखाने का काम कर रहा है। और मिस्टर नरेंद्र मोदी उसी हुकूमत के आगे अपनी धौंस दिखाते हैं। और इसलिए मेरा आप साथियों से कहना है, पहले युद्ध से पहले भी दुनिया में मंदी थी, खतरा था। दूसरे युद्ध से भी पहले दुनिया में मंदी थी, खतरा था। और आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद नहीं हो रही और इजराइल ने कहा मैं पूरा फिलिस्तीन खत्म करूंगा। परसों के अखबार में आया है कि पैलेस्टाइन नाम का, फिलिस्तीन नाम का मुल्क हम मानते ही नहीं। 65,000 से ज्यादा लोगों को वहां मारा गया है, उसमें से आधी औरतें और बच्चे थे। 350 के करीब जर्नलिस्टों की हत्या की गई है। दुनिया की यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के लोग मारे गए थे, जो खाना लेके जा रहे हैं भूखमरों को खिलाने के लिए, वो खाने देने वालों के ऊपर हमले हुए हैं। ये पूरा चल रहा है, किस लिए चल रहा है? फिलिस्तीन को नेशनलाइज करके मिडल ईस्ट के जरिए से एशिया की तरफ जाओ और अपने व्यापार को बढ़ाओ, ये नीति है। इसलिए हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसके साथ जोड़ के भी देखने की जरूरत है। उसी के लिए मैं आप साथियों से कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की हुकूमत पुलवामा होने दी या करवाई, पहलगाम होने दी या करवाए। पहलगाम तो नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, उस घटना के 6 दिन पहले अमित शाह गए, वापिस आए और नरेंद्र मोदी की विजिट कैंसिल करा दी। वहां पर कभी आर्मी की 3 पोस्ट होती थी पहलगाम में, ये सरकार कुछ वर्ष पहले 370 धारा हटाने के बाद उसको खत्म कर दी और एक पुलिस पोस्ट था, अमित शाह गए उसको भी हटा दिए। और अमित शाह की विजिट के 6वें दिन वहां पर हमारी बहनों के पत्नियों को मारा गया। ये घटना आप और हम जानते हैं, लेकिन बीजेपी के संघ परिवार के लोगों का एटीट्यूड क्या था? एटीट्यूड था नफरत मेरा, हिंदू मुस्लिम विवाद उसको बता सामने हुआ। उसके बाद जो इनके गोद में बैठा हुआ मीडिया है, नरेंद्र मोदी की चमचागिरी वाला कॉर्पोरेट घराना का मीडिया है, वो ये नहीं बताया पूरे देश को कि जम्मू कश्मीर के लोग सब एक साथ खड़े होते पहलगाम के हत्यारों के खिलाफ नारे भी लगाए और सरकार से बोले दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वो देश के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और बीजेपी के लोग, इनके संघ परिवार के लोग कश्मीरी बच्चों और कश्मीरी लोगों के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में हमले कर रहे हैं। इसलिए ये हुकूमत जो बैठी हुई, इस हुकूमत को इसके मुल्क से, इसके आवाम से कुछ लेना देना नहीं। ये हमारे देश के लिए नासूर की तरह है। आप तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, पार्लियामेंट्री रास्ते से ही इनको हटाना जरूरी है, लेकिन उसको हटाने के लिए नीचे आवाम की सोच को बढ़ाना जरूरी है। उनको लेकर के उनके मुद्दों में संघर्ष करके सड़कों पर उनकी सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि वो इन हुकूमतों को उखाड़ करके फेंक सके। तो काम तो कठिन भी है, आसान भी है। जब ये हुकूमत लोगों को दबा रही है, लोगों को सिर्फ हिम्मत देने की जरूरत है, स्ट्रेटेजी करने की जरूरत है, सड़क पे उतारने की जरूरत है, मोबिलाइज करने की जरूरत है। वो भी कम्युनिस्ट पार्टी को और उसके जड़ से लड़ने को करना होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोग सेशन में हिस्सा लिए, बहुत देर से यहाँ मीटिंग में बैठे हैं,
इस मीटिंग